नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन आज दोनों सदनों में बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामे के आसार। दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से पहले हो रही है बैठक। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज। झारखंड विधानसभा भी ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव और उनके परिवार पर कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले में लालू सहित कुल 14 आरोपी। पुणे में मिट्टी के ढेर में दबने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। नगरपालिका के प्रोजेक्ट के लिए खुदाई के दौरान हुआ हादसा। लाल किले में बम नहीं ढूंढ पाए 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्वतंत्रता दिवस से पहले मॉक ड्रिल की है घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए की संसदीय दल की आज बैठक होगी। एनडीए की संसदीय दल की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से पहले ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से पहले ये बड़ी बैठक आज होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो एनडीए के संसदीय दल की ये बड़ी बैठक होने वाली है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सात अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से पहले ये बैठक होगी। एनडीए की संसदीय दल की बैठक आज होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज एनडीए की संसदीय दल की बड़ी बैठक होने वाली है। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? इस बैठक जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास? एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होनी है। लंबे अरसे के बाद संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि एनडीए की संसदीय बैठक में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा और खास रहने वाला है उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को चिन्हित करना, उसके चुनाव की रणनीति को तैयार करना और उपराष्ट्रपति के पद पर अपनी कैंडिडेट की जीत को सुनिश्चित करना। ये सारे के सारे मुद्दे आज डिस्कस किए जाएंगे। एनडीए के संसदीय दल की होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और सभी सांसद जो एनडीए के हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जानी है, तो एनडीए के सभी सांसद सभी दलों के तरफ से एक राय, एक सहमत बनाई जाए ताकि एनडीए के पास जो बहुमत है और वो उपराष्ट्रपति के पद पर अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं और जीत सुनिश्चित है, उसे सुनिश्चित बनाया भी जा सकता है। इसको लेकर पूरी रणनीति तय होगी ताकि एनडीए का कोई भी घटक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने जाने वाले जिस चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाएगा, जिसको चिन्हित किया जा रहा है, उस पर संसदीय एनडीए के संसदीय घटक दल की आपत्ति नहीं होना चाहिए। किसी भी सांसद के द्वारा उसके नाम पर राय
होनी चाहिए। इसी को लेकर पूरी मंत्रणा होगी, रणनीति होगी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारी पर मंथन होगा। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होनी है, लेकिन हंगामा होने के आसार है। तो कहा जा रहा है कि इसी बीच प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक का बुलाया गया है, जिसमें अब शामिल होंगे और उपराष्ट्रपति के चेहरे और चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए की संसदीय दल की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक होने वाली है। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी परिषदीय विद्यालयों को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम ने परिषदीय विद्यालयों की स्थिति की व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए हैं। बच्चों को सुंदर सुरक्षित वातावरण में शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। जिले में डीएम डीएससी की अगुवाई में टीम बनाकर स्कूलों का वेरिफिकेशन होगा। कोई विद्यालय जर्जर, गंदा या सुविधाहीन नहीं रहना चाहिए। सीएम योगी की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर में 96% कार्य पूरा हुआ है। 2017 से पहले सिर्फ 36% स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं थीं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, पूरी जानकारी जरा इसको लेकर दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने। हालांकि शुरुआती दौर से इस पर काम चल रहा था, लेकिन अभी तमाम जो आपने घटनाएं सुनी होंगी, बहुत सारी घटनाएं सुर्खियां बनी, मीडिया की सुर्खियां बनी। राजस्थान के झालावाड़ में आपने देखा होगा कि एक जर्जर बिल्डिंग गिर गई, जिसमें काफी बच्चों को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसे में इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संवेदनशील है। उन्होंने साफ तौर पे जो आज उन्होंने निर्देशित किया है परिषदीय विद्यालयों को लेके, सरकारी इमारतों को लेके, सरकारी बिल्डिंगों को लेके, जहां बच्चों के पठन पाठन का कार्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो दोनों मिलकर जो है तमाम अपने जिलों के जो इस तरह के जर्जर स्कूल हैं, जो भवन है, उनकी समीक्षा कर लें कि कौन से भवन ऐसे हैं जिसमें क्लासेस चलाई जा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, खबरें आपने देखी होंगी कि जिन बिल्डिंगों की स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। तो ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित करके तत्काल उन बिल्डिंगों को रिपेयर कराने के लिए, और खासकर जो बिल्डिंगें इस समय बच्चों के अनुकूल नहीं है, पठन पाठन के अनुकूल नहीं है, उनसे बंद करने के लिए कहा है। एक बार दिखाया है, हालांकि इस समय देखते हुए इस तरह भाव जाती है जर्जर इमारतों के लिए, तो इसके लिए ऐसे के लिए बात कही है। उसके अलावा तमाम पैरामीटर पर जो काम चल रहा था ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, उस पर लगभग उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 96% जो है अभी तक जो है इसमें काम हो चुका है। तो कुल मिला के उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई है और ये आश्वस्त करने के लिए जिले के अधिकारियों को कहा है कि वो कम से कम इस बात पे आश्वस्त हो जाए कि जो उनके जिले में जहाँ भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जहाँ भी प्राइमरी विद्यालय हैं, जहाँ भी जूनियर हाई स्कूल है, या जहाँ भी सरकारी विद्यालय है, वहाँ इमारतों की स्थिति कैसी है उसकी गहन समीक्षा करा ले और समीक्षा के बाद ही उसकी क्लासेस चला। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी परिषदीय विद्यालयों को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ पर सीएम योगी ने बड़ी राहत दी है पीड़ितों को। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 38,615 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। 1 लाख खाद्यान्न पैकेट और करीब 1 लाख लंच पैकेट वितरित किया गया है। 20,000 से ज्यादा मवेशियों को भी शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 48 टीमें तैनात कर दी गईं। तो 39 लंगर सेंटरों से लगातार ताजा भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तो सीएम के निर्देश पर अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हैं। प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और जिनके लिए राहत कार्य लगातार जारी है। तो बाढ़ पर सीएम योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1,72,255 बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है। 38,615 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ पर योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। अब तक 1,72,255 बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई गई है। 38,615 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। तो 20,000 से ज्यादा मवेशियों को भी शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 48 टीमें तैनात हैं। और साथ ही आपको बता दें, 39 लंगर सेंटरों से लगातार ताजा भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो सीएम के निर्देश पर अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके लिए राहत कार्य लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायबरेली से है, जहां आईटीआई फैक्ट्री के जेएम का वीडियो वायरल हुआ है। सफेद पोश भगवाधारी अधिकारियों पर टिप्पणी की गई। भगवाधारी व बड़े अधिकारी सबसे बड़े चोर हैं, राजीव की तरफ से ये बातें कही गई हैं उस वीडियो में। सफेद पोश सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। आईटीआई में जीएम के पद पर तैनात हैं राजीव, और उन्हीं का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। मीटिंग के दौरान का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटीआई में जीएम के पद पर तैनात हैं राजीव, और अब ये वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। आपको बता दें, मीटिंग के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटीआई के जीएम के पद पर तैनात है राजीव श्रीवास्तव। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। मीटिंग के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायबरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां के साथ सो रही मासूम का शव मिला है। खेत में मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मचा। जंगली जानवर के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही है। क्षत विक्षत अवस्था में 8 महीने की बच्ची का शव मिला है। जंगली जानवर के खाने से शव क्षत विक्षत होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, पहले भी सीआर ने कई लोगों पर यहां पर जानलेवा हमला किया था। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मछगवा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां के साथ सो रही मासूम का शव मिला है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मझगवा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। खेत में मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मचा। तो जंगली जानवर के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही है। क्षत विक्षत अवस्था में 8 महीने की बच्ची का शव मिला है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी दौरा है। तो डिप्टी सीएम का आज सुबह करीब 10:30 बजे कौशाम्बी पहुंचेंगे। तैयारा में मां शीतला अतिथि गृह पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री। पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम जनपद में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, आज कौशाम्बी के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम। जनपद में हो रही विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर बरेली से है। बरेली में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 3 चरणों में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा कार्यक्रम, यानी 2 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो पहला चरण 2 से 8 अगस्त होगा। वहीं आपको बता दें, दूसरा चरण 9 से 12 और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त होगा। सभी शासकीय भवन संस्थानों पर फहराया जाएगा तिरंगा। इस अभियान के तहत आयोजित होंगे कई तरह के कार्यक्रम।
तो डीएम अविनाश सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां डीएम अविनाश सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो बरेली में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां स्कूल पेयरिंग के मानक में योगी सरकार का बदलाव सामने आया है। 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं। आगे बढ़ते हैं खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां स्कूल पेयरिंग के मानक में योगी सरकार का बदलाव सामने आया है। 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी। आपको बता दें, 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्कूलों की पेयरिंग बंद कर दी गई है। अंबेडकर नगर, चित्रकूट, गोरखपुर के स्कूलों का विलय रद्द कर दिया गया है। फैसले के खिलाफ विपक्ष, शिक्षक और छात्रों ने विरोध जताया था। तो सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष, शिक्षक और छात्रों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी के चलते सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, 1 किलोमीटर से कम दूरी पर जितने भी स्कूल हैं उनको अब मर्ज नहीं किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये अहम फैसला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त का अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है, जहां लगातार सभी देख रहे थे कि विपक्ष की तरफ से और शिक्षक और छात्रों की तरफ से विरोध जताया जा रहा था और इसी के चलते सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद के कायमगंज कस्बे में सावन मास के अंतिम वर्ष विशेष चौथे सोमवार को शिव भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिला है। कुड्डा रोड स्थित स्वर्ण सरोवर शिव मंदिर, गंगा दरवाजा स्थित शिवालय मंदिर, रामू पंडित के शिव मंदिर और लालकुआ के भोले बाबा मंदिर सहित तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही हर हर महादेव के जयघोषों से वातावरण गूंज उठा और भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ जलाभिषेक व रुद्राभिषेक किया।
गंगा दरवाजा स्थित शिव मंदिर में दुबे परिवार, विश्वनाथ, कृष्णा देवी, अमरनाथ सहित शक्ति दुबे ने आचार्य पंडित राजेश कुमार के नेतृत्व में विधिवत रुद्राभिषेक किया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। स्वर्ण सरोवर व शिवालय मंदिरों में सुबह से देर रात तक भक्त भोले के दर्शन व पूजा में लीन नजर आए। ब्रह्मकृते नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मविदे नमः, ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। आगे बढ़ते खबरों में, रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह के निर्देशन में क्राइम ब्रांच व टिकरापारा थाना की संयुक्त टीम ने कमल विहार सेक्टर 4 स्थित एक मकान में दबिश दी। वहां से लवजीत सिंह उर्फ बंटी, सुवित श्रीवास्तव और अश्वन चंद्रवंशी को पकड़ा गया। इनके पास से हेरोइन बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया कि ये नेटवर्क पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब होते हुए रायपुर तक सप्लाई कर रहा था। आगे की कार्रवाई में स्थानीय सप्लायर लक्ष्य राघव उर्फ लव, अनिकेत मालाधरे समेत कई गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हेरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से लाकर के रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूज़र हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसके उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है। रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम जिले के बरमावल गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने लाठी से शिव मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया। पंचायत भवन के सामने स्थित बड़केश्वर महादेव मंदिर में रात करीब 11 बजे आरोपी राधे श्याम मालवी ने मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियों को लाठी से तोड़ दिया। इसके अलावा शिवलिंग व त्रिशूल पर लगे तांबे के नाग को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया है। रात करीब 1 बजे ग्रामीण बिरवाबल चौकी पर डटे रहे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम रहीम को पैरोल मिली है। 44 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम। पुलिस सुरक्षा में सुबह तड़के सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राम रहीम आज सुबह 14वीं बार जेल से बाहर आया। तो राम रहीम को पैरोल मिली है, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम। जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 14वीं बार 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया है राम रहीम। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है, बार बार उसको पैरोल मिलती है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम सुनारिया जेल से एक बार फिर आज सुबह रिहा हो गए और उनको पैरोल मिली है। 40 दिन की मिली पैरोल को कहा जा सकता है 14वीं बार पैरोल आए हैं और पिछले महीने ही वो अभी अप्रैल में पैरोल पर रिहा हुए। बार बार उनको पैरोल मिल रही है। जेल में उनके किए जा रहे काम और जो व्यवहार है उसके आधार पर सरकार उनको पैरोल दे रही है। और राम रहीम के पैरोल मिलने की दिशा में लगातार जो खासकर वहाँ की कांग्रेस सवाल उठा रही थी, उसका कहना था कि राजनीतिक लाभ को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है और एक के बाद एक उनको पैरोल मिल रही है, जबकि उनको गंभीर मामलों में सजा सुनाई गई है। तो सजा इसलिए सुनाई गई थी कि इतने गंभीर आरोप थे और उन आरोपों पर दोष सिद्ध हुआ था और सजा कोर्ट से सुनाई गई थी, तो सजा काटनी चाहिए, ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार पैरोल देकर एक राहत और ऐसी जिंदगी को जीने के लिए एक और मौका दिया जाता है। क्योंकि सुनारिया जेल हरियाणा के रिहा होने के बाद रोहतक से सीधे बाबा रहीम अपने डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। वहाँ सभी अनुयायियों से मिलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं। जो बाबा राम रहीम के तमाम कारोबार चलते हैं उनको वो देखते हैं और तमाम तरह की गतिविधियां ऐसी डेरा सच्चा सौदा के द्वारा संचालित की जा रही हैं। उनकी मॉनिटरिंग, निगरानी, बैठक करते हैं। फिलहाल तमाम तरह के कामों में उनको प्रतिबंध इस पैरोल के समय लगाई जाती है, लेकिन सरकार का समर्थन और सरकार के इशारे पर मिलने वाली पैरोल जिस तरह के विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उसके सवाल उठता है कि आखिर बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दी जाती है, जबकि इतने गंभीर मामले में उनको सजा सुनाई गई है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम रहीम आज सुबह 14वीं बार जेल से बाहर आया है। 40 दिन की ये पैरोल मिली है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हेडमास्टर नंदलाल सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर के विद्यालय के मास्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। टैबलेट में बच्चियों को अश्लील पिक्चर दिखाने का इस हेडमास्टर पर आरोप लगा है और साथ ही छात्राओं के प्राइवेट पार्ट से भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चियों ने घर जाकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई है। तो गुस्साए अभिभावकों ने विद्यालय में हेडमास्टर को जमकर पीटा है। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, हेडमास्टर की करतूत से अभिभावकों में भारी आक्रोश है और इसी के चलते अभिभावकों ने जमकर पिटाई की है। मंझनपुर थाना के खेरवा प्राथमिक विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां हेडमास्टर नंदलाल सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर में विद्यालय के मास्टर पर गंभीर आरोप लगा है। टैबलेट में बच्चियों को अश्लील पिक्चर दिखाने का आरोप लगा है और इसी के चलते गुस्साए परिजनों ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई की है और इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं। खेरवा में विद्यालय है, यहाँ के हेड मास्टर जो है वो हमारे बच्चों को गंदी वीडियो दिखाएं और बच्चे कहते हैं घर में स्कूल की बात घर में मत बताइए और कहते हैं यहाँ पे हम पटेल हैं, हमारा कुछ नहीं कोई करेगा। घर पे आते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, सारी गंदी गंदी फोटो दिखाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विद्यालय के हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है, इस मामले पर अभी तक क्या जांच पड़ताल हुई है? जी, आपको बता देना चाहूँ कि ये पूरा मामला कौशाम्बी के सरसों ब्लॉक के खेरवा प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ पे हेडमास्टर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि सरकारी जो विद्यालय में टेबलेट पढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसी पे अश्लील वीडियो बच्चों को दिखाया जा रहा था, जो बच्चों के प्राइवेट पार्ट को छुआ जा रहा था। परिजनों से बच्चों ने बताया, उसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे और हेडमास्टर की पिटाई भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को तत्काल निलंबन की कार्रवाई कर दिया गया है। परिजनों ने थाने में जाकर तहरीर दिया है, तहरीर की पुलिस द्वारा जांच की जा रही। जी ठीक है अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विद्यालय के हेडमास्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई की है और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर में विद्यालय के मास्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं।
और अब खबर औरैया से है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दोपहर 2 बजे ककोर मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ पीड़ितों को देंगे राहत सामग्री किट। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो सीएम के दौरे को लेकर जनपद में उत्साह का माहौल है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को आज राहत सामग्री किट देंगे सीएम योगी। आज दोपहर 2 बजे ककोर मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीएम के दौरे को लेकर जनपद में उत्साह का माहौल है। औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट बांटते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज औरैया आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कुछ है इसको लेकर पूरा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया दौरा है। वो औरैया में 2 बजे बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उन्हें राहत सामग्री वितरित करेंगे और स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर बाढ़ की स्थिति से प्रभावित गांवों की जो हालात हैं उन पर नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है। जनपद में जो लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद मतलब सीएम उत्तर प्रदेश के बाढ़ की स्थिति पर जो नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अगर बाढ़ की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 मीटर जल स्तर नीचे पहुंच चुका है, लेकिन गांव में जो कीचड़ है, कीड़े मकोड़े हैं और गंदा पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने स्तर से भी ट्रैक्टर से मतलब वो कीचड़ को हटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल गाँव में जो कीड़े मकोड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लगभग 110 परिवारों को अभी अस्थायी जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं वहीं पर ठहरने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो अभी अपने अपने घर को ना लौटें, क्योंकि सीलन और गलन के कारण कहीं जर्जर मकानों में उनकी जो हालात हैं वो सही नहीं बने हुए हैं। फिलहाल 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा है। वो जिला मुख्यालय पर मानव सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो दोपहर 2 बजे ककोर मुख्यालय पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस और 2 बाइक सवार लुटेरों के बीच रात सेक्टर 18 स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के पास मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश फर्जी नंबर प्लेट लगी काली पल्सर बाइक से चेन और मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश की पहचान हरिश्चंद्र उर्फ हरिया के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली निवासी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि हरिया शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली व अन्य स्थानों पर कुल 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी तलाश दिल्ली पुलिस को भी लंबे समय से थी। घटनास्थल से एक अवैध हथियार, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक भी बरामद की गई है। चार बटे 5/8/2025 की देर रात्रि को थाना 20 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी
जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। घायल बदमाश का नाम हरिश्चंद्र फरिया है, जो मूलतः जौनपुर का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है। जबकि जो अभियुक्त मौके से फरार हुआ उसका नाम राजीव है। ये दोनों काफी शातिर अभियुक्त हैं एवं इनका मुख्य कार्य चैन स्नैचिंग एवं लूट करना है। फरिया के विरुद्ध 2.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं काली रंग की पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है, जिससे ये विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घायल को अस्पताल भेजा गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम जिले के जावरा में एक महिला की संदिग्ध मृत्यु के बाद नया मोड़ सामने आया है। 4 दिन पहले दफनाई गई 35 वर्षीय यास्मीन बी की मौत को लेकर उसकी मां हारून बी ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सोमवार सुबह प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। घटना के अनुसार यास्मीन बी पत्नी फिरोज मेव निवासी मेवातीपुरा की 30 जुलाई की रात तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 31 जुलाई को परिजनों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार मेवातीपुरा कब्रिस्तान में कर दिया गया। हालांकि 3 अगस्त को मृतका की मां ने आरोप लगाया कि यास्मीन को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और उसे जहर देकर मारा गया। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम की मांग की गई है। एसडीएम त्रिलोचन गौड़ की अनुमति पर तहसीलदार वैभव कुमार जैन, पुलिस अधिकारी और दोनों पक्षों की उपस्थिति में शव को निकाला गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। संबंध में लड़की के परिवार वाले जो हथनारा में रहते हैं उसकी मां है हारून बी, उम्र करीब 68 साल की है। तो उनके और उनकी लड़की तथा उनके परिवार लोग आए थे। उनकी कुछ आपत्ति थी कि बोले था वो इसको जो है हमें बिना चेहरा वेहरा बताए उन्होंने दफन कर दिया, मतलब जो भी। तो हमें कुछ शंका है कि इसके साथ कुछ घटना घटित हुई। तो इस बात पे फिर थाने पर मर्ग कायम करके और एसडीएम साहब को तहरीर देके जो है कब्र से शव को निकलवाया, उसको पंचनामा वगैरह बनाया और आज मेडिकल कॉलेज से उसका पीएम कराया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में ट्रक ड्राइवर खुर्शीद अहमद के अपहरण और क्रूरतापूर्वक मारपीट मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब तक सिर्फ मारपीट की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में पता चला कि आरोपियों ने ड्राइवर से जान से मारने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा, एएसपी माहेश्वर नाग और सीएसपी अमित देवांगन के मार्गनिर्देशन में निरीक्षक लीलाधर राठौर की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई है। पीड़ित की निशानदेही पर पुलिस ने अजनी फार्म हाउस का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और उसे सील कर दिया। जांच में नीलम नाग और संजू उर्फ पिंटू की भूमिका उजागर हुई है। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने आयुष राजपूत और नितिन साहू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। नितिन साहू गीदम नाका के पास कबाड़ी का काम करता है तथा उसका दोस्त आयुष राजपूत दिनांक 25 जुलाई को पीड़ित खुर्शीद अहमद कौशाम्बी यूपी का रहने वाला है, जो कि लगभग 10 साल से नितिन साहू के घर में ड्राइवरी काम करता था। नितिन साहू ने उसे हैदराबाद जाने के नाम से सरगीपाल के एक अजनी फार्म हाउस में बुलाया तथा नितिन साहू और उसके दोस्तों ने पुराने पैसे के गबन को लेकर के पीड़ित खुर्शीद अहमद के घर फोन लगाया और उससे 1 लाख रुपए की मांग की। खुर्शीद अहमद से पूछताछ करने के पश्चात जब उसे कुछ नहीं मिला, तब गुस्से में आकर नितिन साहू और उसके दोस्तों ने खुर्शीद अहमद के साथ में मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई हैं। इस पूरे प्रकरण में बोधघाट थाना में अपराध क्रमांक 327/25 धारा 140(2। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।